इस वीडियो में बेटे हम एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमने जब एक्सक्रीशन का स्टार्ट किया था और उसकी डेफिनेशन देखी थी तो तब हमने बहुत ब्रीफ सा एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को तब भी स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम इंडिविजुअली कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में एनिमल्स की, वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मूव करते हुए फिर हम वो एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करेंगे एनिमल्स की, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी बहुत ब्रीफ सा एक हिंट लिया था। जब भी हम एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनके हैबिटेट की बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जिस तरह से फिशेस वाटर के अंदर रहती हैं, ह्यूमंस ड्राई लैंड के ऊपर रहते हैं, तो हर तरह के हैबिटेट पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी डिफरेंट होता है। उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग एंड सेकेंडली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एनिमल के अकॉर्डिंग ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेरी करते हैं। हैबिटेट प्लस एनिमल्स टू एनिमल्स। ओके, सो हैबिटेट एंड एनिमल्स टू एनिमल्स ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेरी करते हैं। हम वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट आपको बहुत अच्छे से पता है वो जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि फिशेस वाटर में रहती हैं तो फिशेस का हैबिटेट वाटर होगा, वो ड्राई लैंड नहीं होगा। ह्यूमंस जो हैं ड्राई लैंड पर रहते हैं, वाटर में नहीं रहते, तो ह्यूमंस का हैबिटेट ड्राई लैंड होगा, वाटर नहीं होगा। ठीक है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग और एनिमल्स टू एनिमल्स ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेरी करते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स के अंदर देखेंगे वो है, ये एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में आप बेसिकली क्या देख रहे हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो फर्स्ट एनिमल्स के अंदर है वो फर्स्ट है वाटर। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको डिटेल के साथ अब पता है कि कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कोई भी मेटाबोलाइट जो कि एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर है वो इसके अंदर आता है। वाटर किस केस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आएगा, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा होता है जब वो हाइपोओस्मोटिक है। हाइपोओस्मोटिक बेटे यहाँ पे जो आपने टर्म पहले पढ़ी हुई है हाइपोटोनिक, ठीक है, उसी का ही मीनिंग है यहाँ पे। ओस्मोटिक ओस्मोलारिटी से है, जिस तरह से टोनिक वहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ओस्मोटिक भी यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहा है। और हाइपो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था लेस है, ये भी हाइपो का मीनिंग लेस ही है। ओके, वाटर किस केस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे नाइट्रोजनस भी है आपको पता है, और कोई भी ऐसी चीज जो कि बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में है और बॉडी उसे यूज नहीं कर रही है। ठीक है, हाइपोओस्मोटिक जो कि लेस कंसंट्रेटेड हैं, लेस कंसंट्रेटेड हैं तो आप मुझे बता दो कि किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है एंड सॉल्ट का लेवल कम होता है। ठीक है, ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हाइपोओस्मोटिक मीन्स के ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन सॉल्ट की अवेलेबिलिटी कम है, इट मीन्स कि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो ये अननेसेसरी है उसके लिए उसकी बॉडी में, तो ये वाटर को एज अ अननेसेसरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। सेकंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल्स के केस में हम स्टडी करते हैं वो है सॉल्ट।
ओके, जिस तरह से हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सॉल्ट किस इन्वायरमेंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा? हाइपर टोनिक इन्वायरमेंट पर। आपको पता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा है? हाइपर इज फॉर एक्सेस एंड टोनिक आपको पता है कंसंट्रेशन के लिए है। सो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ एक्सेस में है? वाटर यहाँ पे कम है और सॉल्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसकी ज़रूरियात जो हैं उसको कंप्लीट करने के बाद एक्सेस अमाउंट में उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो जितना भी एक्सेस सॉल्ट है उसे वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल देगा। सो वो सारे प्लांट्स, सॉरी यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। सो वो सारे एनिमल्स जो कि हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर हैं, इट मीन्स कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो वाटर को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हाइपोस्मोटिक की एग्जांपल फिर क्या लिखोगे? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में लेक्स, रिवर और वो सारे वाटर बॉडीज जिन्हें आप घरों में यूज करते हो वो आ जाती हैं। ओके, हाइपरटोनिक के अंदर आपने बोला कि सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में है, तो सॉल्ट किस वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में होता है? ओशन के अंदर और सी के अंदर, ठीक है। ओके, सो सी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉल्ट को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे, और लेक्स के अंदर या रिवर्स के अंदर जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में आएगा वो वाटर को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, ये दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपने हाइपोस्मोटिक एंड हाइपरटोनिक, यहाँ पे अगर आप हाइपोस्मोटिक टर्म नहीं भी यूज करना चाहते तो आप हाइपरटोनिक टर्म यूज कर लें, ठीक है, वही मीनिंग होगा इसका। तो दोनों जो आप यूज करते हो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पढ़ा। थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस के केस में आप स्टडी करोगे वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो फर्स्ट टू आप लोगों ने हाइपोओस्मोटिक एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में चीज़ें हैं उन्हें भी आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोला। जिस तरह से आपने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी कि कोई भी एक्सेस अमाउंट में जो चीज़ है बॉडी के अंदर वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और कोई भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज वो वाले प्रोडक्ट या वो वाली चीज़ें जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन जैसे आपने पहले पढ़ा, थर्मो रेगुलेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो एक्सक्रीशन में दो तरह की डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, उन दोनों के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव हो रहा है और कोई भी जो एक्सेस अमाउंट में चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, सो थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट बेटे एनिमल्स के केस में 3 टाइप्स के हो सकते हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इनके नेम्स बिकॉज बस गिवन है आपकी बुक में तो आपने नेम्स ही याद करने हैं। ओके, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड के नेम्स गिवन है। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के जो नेम्स हैं वो नेम्स आपने याद करने हैं बिकॉज आपको एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट आप जब भी बात करते हो इट मीन्स कि आप अमीनो एसिड की बात कर रहे हो। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप एंड एच ग्रुप। ओके, ये जो अमीनो ग्रुप है इसके रिमूवल को आप डी अमाइनेशन कहते हो, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट हम जैसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट आपके पास दो ही चीज़ों से आता है, या तो वो प्रोटीन्स हो सकते हैं या वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकते हैं। और प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स में से ये अमीनो ग्रुप के रिमूव करने के प्रोसेस को आप कहते हो कि ये डी अमाइनेशन है।
D is for removal and amination is for amino group. ठीक है, सो ये जो अमीनो ग्रुप हमने, बिकॉज हम प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की बनी हुई हैं, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर जो अमीनो ग्रुप है इसके रिमूवल को आप डीअमाइनेशन कहते हो। ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हो तो अमीनो एसिड्स को मेंशन ना भी करोगे तो जहाँ पे भी अमीनो ग्रुप को रिमूव करोगे वो डीअमाइनेशन के अंदर ही आएगा। ओके, ये जो आपने अमीनो ग्रुप रिमूव किया है ये अमीनो ग्रुप को फर्दर टू पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जो कि सिंथेसाइज हो रहा है और उसके लिए अमीनो ग्रुप रिक्वायर्ड है तो आप इसे रिसाइकल भी करवा सकते हो। रिसाइकल मीन्स के इस अमीनो ग्रुप को यूज कर सकते हो नए अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, और सेकेंडली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी ऐसे कंपाउंड में जिसे वेस्ट प्रोडक्ट में यूज किया जाएगा। ओके, सो डीअमाइनेशन में अमीनो ग्रुप को रिमूव करवाया गया और अमीनो ग्रुप के फर्दर दो डेस्टिनेशंस हैं, या तो आप रिसाइकल करवा दो या कन्वर्ट करवा दो किसी और फॉर्म में जिसे आपने वेस्ट प्रोडक्ट कहना है। ओके, अब ये जो कन्वर्जन है किसी और फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए, तो कन्वर्जन फिर किस में करवाते हो? वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो रिसाइकल हो गया तो ये अमीनो ग्रुप तो यूज हो गया, लेकिन ये अमीनो ग्रुप अगर रिसाइकल नहीं हुआ, इसकी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बना है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कितनी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट अमीनो ग्रुप में बन सकते हैं मेटाबॉलिज्म जब अमीनो एसिड्स का होता है। और ये जो मैं यहाँ पे कैटेगरीज लिख रही हूँ ये इंडिविजुअली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं, आपको एमसीक्यूज में आ जाती हैं। आई होप कि आप इनके नेम्स अच्छे से याद भी कर लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे। ओके, सो फर्स्ट जो एक्सेस नाइट्रोजन एक्सक्रीट करवाई जाती है उनके नेम्स आपने याद करने हैं कि जो एक्सेस नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सक्रीट करवाई जाती है वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, सो ये एक्सेस अमाउंट में जो नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करवाया जाता है वो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ओके, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट को आपने बोला कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आ रहा है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। अमीनो एसिड्स में जो अमीनो ग्रुप है फर्दर उसकी दो डेस्टिनेशंस हैं, या तो आप उसको रिमूव करवा दो और रिमूव करवाने के बाद कि कोई भी नया अमीनो एसिड सिंथेसाइज करवा लो, इसे आप रिसाइकल कहते हो। ओके, अगर रिसाइकल हो गया तो फिर तो आपका काम कंप्लीट हो गया, आपको कुछ भी और नहीं करना। लेकिन अगर वो अमीनो ग्रुप यूज नहीं हुआ तो आपको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है। बॉडी से बाहर रिमूव आउट क्यों करना है? बिकॉज ये अमीनो ग्रुप एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। आप उसे इस फॉर्म में नहीं रख सकते, या तो उसे रिसाइकल करा दो या फिर कन्वर्ट कर दो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन वेस्ट जिसे आपने वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम रिसाइकल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट के मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट आता है वो एक्सेस अमाउंट इन तीनों फॉर्म्स में होती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, सो बहुत लो क्वांटिटी जो है नाइट्रोजन की वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेस नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सक्रीट करवाई जाती है, तो तब आपने इन तीनों के नेम लिख देने हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज दोनों में आ जाता है। ओके, सेकंड इज के लोअर क्वांटिटीज। लोअर क्वांटिटी मीन्स के कम अमाउंट जो है
नाइट्रोजनस वेस्ट की वो किस फॉर्म में सिक्रीट करवाई जाती है। ओके, सो लोअर क्वांटिटीज जो हैं वो क्रेटिन, सेकेंड इज क्रेटिनिन, क्रेटिनिन दो सब्सटेंसेस, और इसके अलावा जो लोअर क्वांटिटी में नाइट्रोजन को रिमूव करवाने के लिए यूज की जाती है, इससे पहले भी आपने पढ़ चुके हो, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसे आपने TMAO भी बोला था, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, जब आपने पढ़ा था उसका फिशेस का पढ़ा था कि वो खुद को हाइपोटोनिक करती हैं तो यूरिया को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेती हैं। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट की लोअर क्वांटिटीज किस फॉर्म में सिक्रीट करवाई जाती हैं, तो आपने इन तीनों के नेम लिख देने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सेस नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में सिक्रीट करवाया जाता है, तो आपने इन तीनों के नेम लिख देने हैं। ओके, इसके अलावा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत कम अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में सिक्रीट करवाया जाएगा। सो एक्सेस अमाउंट, लो क्वांटिटी, एंड लास्ट वन इज वेरी स्मॉल या वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, इसे आप लो या फिर स्मॉल क्वांटिटी भी कह सकते हो। थर्ड आपकी कैटेगरी है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, ये तीन कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जो आप नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो अमीनो एसिड्स हैं, या फिर वो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेटे आप पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को बनाती हैं। ये आपने पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर में बेटे पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेस अमाउंट में किस फॉर्म में सिक्रीट करवाया जाता है, तो तब आपने ये तीनों के नेम लिखने हैं। अगर लोअर क्वांटिटीज में आता है तो तब आपने इन तीनों के नेम लिख देने हैं। अगर वेरी स्मॉल आता है तो आपने फिर लिखना है कि ये अमीनो एसिड प्यूरिन्स या फिर पायरिमिडीन्स की फॉर्म में सिक्रीट आउट करवाया जाता है। ठीक है, सो ये वाले जो टर्म्स हैं ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद करने हैं और इनके नेम्स याद करने हैं। जस्ट नेम्स याद करने हैं, कोई इसमें थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इनके नेम याद कर लोगे तो 2 मार्क्स होते हैं आपके क्वेश्चन के, तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज जस्ट नेम्स लिखने हैं, इसमें आपके मार्क्स की कटिंग नहीं होती है। तो आई होप कि मेरे बेटे आप इसका लिख लोगे। ओके, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स मैंने आपको बताया ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई है। ओके, इसके अलावा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ये जो आपने लिखा है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ओके, ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड को बना रही होती हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता अभी तक भी वो अपनी FSC पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर न्यूक्लिक एसिड टॉपिक दोबारा से ओपन करके देख सकते हैं। सो ये पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स जब मेटाबोलाइज होती हैं तो मेटाबोलाइज होने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो भी बेटे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मैं वो भी नेम्स आपको लिखवा देती हूँ। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है वो है, ये नेम्स आपकी बुक में गिवन हैं और नेम्स ही जस्ट आपने याद करने हैं बेटे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आपको सारे नेम्स याद होने चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म से मिल रहा है वो है हाइपो
ज़ैंथिन। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट जो कि पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से मिलेगा, मेटाबॉलिज्म मींस कि इनको ब्रेक डाउन करने से मिलेगा, वो है ज़ैंथिन। एंड थर्ड जो प्रोडक्ट आपको इनके मेटाबॉलिज्म से मिलता है वो है यूरिक एसिड। फोर्थ वन इज एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। ओके, सो ये कुछ नेम्स हमने लिखे हैं। ये नेम्स आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। प्रोडक्ट्स किसके हैं? ये पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये सारे नेम्स आपने याद करने हैं। हाइपोज़ैंथिन, ज़ैंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपने याद करने हैं। और ये प्रोडक्ट्स किसके हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़ी थी। प्यूरिन्स में कौन सी आती हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में कौन सी आती है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ओके, इनको मेटाबोलाइज करने से ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ये आपने सारे नेम्स याद करने हैं। आई होप कि आपको ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि आप एनिमल्स में पढ़ रहे थे, ये क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।